आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तेरा इश्क मेरा फितूर सीजन 2 अंतिम भाग रीकैप। प्रेसिडेंट त्रिलोक का खून इस बच्चे ने किया है, सभ्यता ने शेखर की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी, उसका खून अंकल ने किया है। सभ्यता की नजर शौर्य पर ठहर गई, जो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। शौर्य, क्या ये सच है? तनुष हैरानी से बोला तो शौर्य ने जवाब दिया, जाने मन, तविशी और मैंने मिलकर किया है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ही मेरा मामा था। शौर्य के कहते ही धनुष ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे अब छुपाने की बारी विशी की थी। रिया तो इस बारे में सब जानती थी, लेकिन यहाँ इतना रायता फैला देख बेचारा अभय का दिमाग चकरा गया। उसके साथ खड़ा नमन भी हैरान था, मगर इस वक्त दोनों शांत ही रहे। रोजा की मौत कैसे हुई, रूपाली ने पूछा तो शेखर ने कहा, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन वो अभय को पसंद करती थी, बस इसीलिए मैंने उसे। कहते हुए वो चुप हो गया तो इस बार अभय ने आगे बढ़कर उसे मुक्का जड़ दिया, जिसे देख धनुष ने अपना सर हिला दिया। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं उसकी जिंदगी में, अब आगे जो हुआ वो भी बता दे, धनुष ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो शेखर ने कहा, जब मुझे पता चला कि रिया के साथ अभय की झड़प हुई है तो मैंने इस बात का फायदा उठाया और रिया के साथ बदतमीजी की। ये बेहोश थी इसीलिए कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने वीडियो एडिट करके अभय को गुनहगार बना दिया। मुझे अब ऐसे बदला लेना था, क्योंकि जिस भी लड़की को मैं पसंद करता था वो इस अभय की दीवानी होती थी। तूने मेरी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत की। कहते हुए वीर ने अब शेखर पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। धनुष का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। वहीं रिया ने सच सुना तो उसे पछतावा हुआ और वो अभय को देखने लगी, लेकिन अभय ने उसे एक बार भी नहीं देखा। साले, और कितने धमाके करेंगे? तविशी ने एकदम से तेज आवाज में कहा तो धनुष भी भौहें तन गई, जिसे देखकर वीर और शौर्य ने एक साथ कहा, जाने मन, जाने बहार। तविशी सुनते ही तुरंत नॉर्मल हो गई और जाकर रूपाली के पीछे खड़ी हो गई। उसे धनुष की घूरती निगाहों से छुपना जो था। तो गजानंद तेरा भाई है, सभ्यता ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा तो शेखर ने हाँ में सर हिला दिया। तो गजानंद बोला, तविशी मेरा ऑब्सेशन बन गई थी, इसीलिए मैंने ये वारदातें और बढ़ा दी ताकि जब मिलूं तो तुम सबको खत्म करके उसे अपने साथ ले जा सकूं। ले गया ना तो तू। कहते हुए शौर्य बीच में बोला, तूने हेजल का इस्तेमाल करके जाने मन को हासिल करना चाहा, इसीलिए इतना रायता फैल गया। और तो और इस राज और रिंकी के साथ मिलकर तूने और रक्तपाती का निर्माण किया ताकि वो तेरे इशारे पर चल सके। तूने सब कुछ सफाई के साथ किया, लेकिन उस दिन अपना सबूत छोड़ गया उस गुफा में, जिससे धनुष ने तुझे पहचान लिया और धीरे धीरे करके चुपचाप ही उसने सबूत इकट्ठा किया। जय ने तेरे सारे कारनामों का पता लगाया, कब कहाँ जाता है, कैसे रहता है, शिमला क्यों आया, तब जाकर तेरे उस महल का रास्ता मिला जहाँ तू बेगुनाहों को स्वर्ग के दर्शन कराता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, जिससे वो हाँफने लगा। वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस कर मेरे भाई, और कितना जी जलाएगा अपना। इस बात पर शौर्य बस उसे घूर कर रह गया और बस बत्ती से चमकाने की बारी वीर की थी, जिससे शौर्य झल्ला उठा, मगर वो खामोश हो गया क्योंकि सभ्यता उसे ही घूरे जा रही थी। जब से वो लोग लौटे थे ना सभ्यता उससे बात कर रही थी, ना धनुष तविशी से। वहीं रूपाली भी वीर को अवॉइड कर रही थी, जिससे सब चिड़े हुए थे और इन साइको का चैप्टर क्लोज करके अपने अपने पार्टनर को मनाने की तैयारी में जुटना चाहते थे। आखिर उसके बिना इनका जीवन व्यर्थ जो था, लेकिन तविशी, वीर और शौर्य ही एक थाली के चट्टे बट्टे थे, जिन्हें खौफ से सूर्यवंशी के नाम से था, मगर उससे भी छुपकर ये तीनों अपने कांड किया करते थे, जिसकी उन्हें सजा भी मिलती थी। अब तो सच का पता चल गया ना, सब बाहर जाओ। तनुष ने कहा तो सब उसे देखने लगे, जिससे वो चिढ़ उठा और चिल्लाते हुए बोला, जे बाहर ले जा सबको। उसकी आवाज़ इतनी रोष भरी थी कि सबके कदम अपने आप ही बाहर की ओर बढ़ गए, यहाँ तक कि तविशी भी खामोशी से वहां से चली गई। उन सबके जाने के बाद जय ने बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया और धनुष अपने हाथों में वो नुकीले दस्ताने पहनने लगा। राज और रिंकी को पुलिस के हवाले कर दिया। वो सारी जगह डिस्ट्रॉय करवा दी थी जहाँ जहाँ गजानंद ने अपना ठिकाना बनाया था। बाहर से आते ही अभय नमन के साथ कॉटेज के लिए निकल गया। उसने जाने का वक्त भी हो रहा था, इसीलिए वो बिना किसी को कुछ कहे अपने रास्ते निकल गया। जब वो बाहर आया तो उसे अपना नाम सुनाई दिया। वो पलट गया, जहाँ पीछे रिया उसका नाम लेते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा तो हाँ में सर हिलाता हुआ अभय एक बार फिर चल पड़ा। रिया उसे देखते हुए दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और अपने कान पकड़कर बोली, माफ कर दो ना। अभय ने फिर हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गया तो रिया चिढ़ उठी और झल्लाती हुई बोली, बार बार गाय की तरह मुंडी क्यों हिला रहे हो? मुंह से बोलो ना माफ किया कि नहीं। अभय ने उसे पलटकर देखा और फिर सिर हिलाकर आगे बढ़ा तो रिया का मन किया चाहकर उसे कूट दे। उसे चिढ़ते हुए देखकर नमन की हंसी छूट गई। रिया उसे घूरने लगी तो वो सकपकाते हुए बोला, उसने माफ कर दिया तुम्हें, अब तुम जा सकती हो। ये बात वो अपने मुंह से भी तो बोल सकता था। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर सिर्फ आप कान पकड़कर एक बार माफ़ी मांगोगी तो कौन माफ़ करेगा? मनाइए जाकर, वो बहुत ज़िद्दी है। और हाँ, अभी शिमला छोड़कर जाने वाला है तो जाए ना, फर्क किसे पड़ता है। कहते हुए रिया अंदर चली गई। ये लड़की एक नंबर की डफर है। कहते हुए नमन भी अपना सर हिलाता हुआ अभय के पीछे चला गया। अगली सुबह धनुष अपने कमरे में आया तो वहाँ का हुलिया ही बदला हुआ था, जिसे देखकर उसने अपना सर पीट लिया। ये लड़की
कभी नहीं सुधरेगी, कहते हुए उसने पूरा बेड बिखरा दिया जिसमें हार्ट शेप में सॉरी लिखा था और उसे पूरे कमरे में जगह जगह फूलों से सजावट किया गया था जहाँ कैंडल्स भी जल रही थी। तनुष का मूड वैसे ही उखड़ा हुआ था, वो और बिगड़ गया। उसने सारे कैंडल्स बुझा दिए और फूलों को बिखराते हुए बाथरूम में घुस गया। जहाँ जाते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसका मन किया दीवार पर अपना सर पीट ले। इस ख्याल को झटकते हुए उसने बाथटब में बैठी तविशी को इग्नोर किया, शावर ऑन करके नहाने लगा। तनुष ने तो खुद को संभाल लिया था मगर तविशी उसके पास से बच नहीं पाई। वो एकटक उसे देखती रही और उसे देखने में इतना खोई कि धनुष नहाकर बाहर निकल गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे तविशी अपने होश में आई और अपने चेहरे पर हाथ रखकर टब में ही डूब गई। उसे धनुष का नहाना याद आया तो वो मुस्कुरा कर रह गई। वही धनुष कमरे में आकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। आखिर में वो दांतों तले होंठ बीच मुस्कुराते हुए तैयार होने लगा और कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। कुछ देर में तविशी जब बाहर आई तो कमरे की हालत देख उसकी आंखें डबडबा गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि धनुष ऐसा भी कुछ करेगा। कितनी मुश्किल से तो उसने अपने हाथों से डेकोरेट किया था, जिसे वो बर्बाद करके चला गया। वो सब देखते हुए सुबकने लगी, फिर अपने आंसू पोंछकर बाहर चली गई। हेजल वीर की गोद में बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। वो अब नॉर्मल थी लेकिन सबके साथ सहज भी नहीं थी। धनुष जा चुका था। रूपाली और सभ्यता आपस में कुछ बातें कर रही थी कि शौर्य ने कहा, दिलरुबा मैं भी मौजूद हूँ। सभ्यता ने मुंह बनाया और अपने बाल पीछे झटकते हुए वापस बातों में लग गई। खुद को यूं मक्खी की तरह निकाल फेंकने पर शौर्य चिढ़ उठा। उसने सभ्यता का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो सभ्यता ने रूपाली को पकड़ लिया और इस खींचातानी में रूपाली जाकर वीर के पीठ से टकरा गई। वीर एकदम से उसे देखने लगा तो रूपाली उससे दूर हट गई, जो वीर को पसंद नहीं आया। हेजल खिलखिलाकर हंसने लगी और वीर शौर्य को घूरने लगा। अब हम अपना रोमांस बाद में करेंगे, पहले मुझे मेरी दिलरुबा से बात करनी है। कहते हुए उसने जैसे ही सभ्यता को अपनी गोद पे उठाया, सभ्यता ने कसकर उसकी गर्दन पर काट दिया। अचानक हुए इंसिडेंट से शौर्य संभल नहीं पाया और सभ्यता को ले जमीन पर गिर पड़ा। सभ्यता तो उसके ऊपर थी, बच गई, लेकिन बेचारे गरीब आदमी की हड्डियों ने जवाब दे दिया। वीर, रूपाली और हेजल हंसने लगी। जैजू अभी अभी आया था, वो भी हंसने लगा। सभ्यता हंसते हुए बोली, बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं होता, इसीलिए ज्यादा खुद को खली बली मत समझो और इलाज करवाओ। शौर्य अपनी कमर पर हाथ रखे उसे घूरता हुआ बोला, डॉक्टर हो ना तो जवान बना दो मुझे। कहीं शतक पार कर निकल गया तो बच्चों का बाप किसे बनाओगी? सभ्यता उसके सीने पर मुक्का जड़ते हुए बोली, इंसानों की डॉक्टर हूँ, चिड़ियाघर का नहीं। और वैसे भी मेरे बच्चों के लिए पापा की कमी नहीं है। जय बनेगा मेरे बच्चों का बाप। जय, जिसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया मुंह से लगाया था, वो हंसने लगा और शौर्य उसे खा जाने वाली नसरों से घूरने लगा। सभ्यता ने आई विंक की तो जय बस मुस्कुरा कर रह गया। उसने धीरे से ग्लास रखा और अपने कानों में लगे ब्लूटूथ को छूटते हुए कहा, सॉरी मैडम, वो मैं ज़रा बाहर, इसीलिए उस तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं जानू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं ज़रा बाहर था, इसीलिए मेरी एक दोस्त ने मजाक किया था। सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है बेबी। कहते हुए जय ने उन लोगों को देखा तो सभ्यता आंखों में ही सॉरी कहने लगी। जय हाँ में सिर हिलाकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। शौर्य अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, जिसे तुम बच्चों का बाप बना रही थी, मुझे नहीं लगता वो अपने बच्चों का भी बाप बन पाएगा। उसकी मैडम बहुत खड़ूस है। सभ्यता ने मुंह भिजका लिया और उठकर जाने लगी कि शौर्य ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में खींचा तो सभ्यता उसके ऊपर जा गिरी। शौर्य उसके बालों को कान के पीछे ले जाते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए जो कहा उसे सुन सभ्यता की आंखें हैरानी से फैल गईं। शौर्य ने सभ्यता का हाथ पकड़ लिया तो सभ्यता अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी कि शौर्य उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसका चेहरा थाम कर बोला, प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। उसने सभ्यता को कमर से पकड़कर घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके पेट पर अपना हाथ रख डांस करने लगा। हाय प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती रातों में। वो पलटकर उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए अपने दोनों पैर आगे पीछे करते हुए गाने लगी, छूट मत बोलो सजन रे, छूट मत बोलो। सभ्यता ने उसके पैर पर जोर से अपना पैर मारा और आई विंक करती हुई अपने कमरे में चली गई। शौर्य अपना पैर पकड़े उसे देखता रहा, फिर आंखों में चमक लिए बत्ती सी चमकाने लगा। उसने वीर को देखा और विनिंग स्माइल देते हुए सभ्यता के पीछे चला गया। उसके जाने के बाद रूपाली वीर को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई तो वे हेजल को उठाकर बोला, चलो एंजल, हमें भी गेम खेलना है। शहजादा अंकल, आई एम फाइन बट आंटी इज वेरी एंग्री, सो यू गो एंड कन्विंस हर फर्स्ट, टिल देन आई विल प्ले द गेम। कहते हुए हेंजल ने वीर के गाल पर किस किया और जाने के लिए उसकी गोद से उतरने लगी। वीर ने उसे और ऊपर गोदी में उठाते हुए कहा, ओके, लेकिन पहले मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। कहते हुए वो आगे बढ़ गया और हेजल हंसने लगी। रूपाली का कमरा। रूपाली अपने हाथों को बांधे खिड़की के पास खड़ी बाहर गार्डन में लगे पौधों को निहार रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने कुछ नहीं कहा और वैसे ही खड़ी रही तो वीर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए उसकी खुशबू अपने अंदर समेटने लगा। रूपाली ने अब उसका हाथ हटा दिया और जाकर खिड़की का पर बाहर की ओर पैर लटका कर बैठ गई।
फिर भी उसे बाहों में भरते हुए उसके साथ बैठ गया तो रूपाली उसके सीने से सिर टिकाते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, नानी हमेशा कहती थी मेरे लिए भी कोई शहजादा आएगा और वो मुझसे बहुत प्यार करेगा। उनकी इस बात पर मैं हमेशा उन्हें चुप करा देती थी कि शहजादे सिर्फ नाम के होते हैं, असल में तो ये बहुत क्रूर और बेदिल होते हैं जिन्हें अपनी शान शौकत के आगे दूसरों की तकलीफ दिखाई नहीं देती। लेकिन जब तुम आए तो मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मुझे नानी की बातें सच लगने लगी। मैं हमेशा उनसे शहजादे के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। वो जिस शहजादे का जिक्र करती थी उसमें मैं तुम्हारा चेहरा देखने लगी। जब मुझसे अपनी भावनाएं संभाली नहीं गई तो मैंने तुम्हें वो सब कुछ कह दिया जो मेरे मन में तुम्हारे लिए था, लेकिन तुमने वीर ने उसके होंठों पर उंगली रख उसे चुप रहने को कहा। कह दो ना, बहुत दर्द होता है जब भी इस दिन को याद करती हूँ तो, रूपाली ने भरे गले से कहा तो वीर की पकड़ उस पर कस गई। मैं तुम्हें दोबारा उस दर्द को महसूस नहीं करने देना चाहता रू। फिर क्यों? वीर के शब्द बीच में ही रह गए जब रूपाली ने कहा, मैं हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ मिस्टर शेखावत, जो तुमने मुझे दिया है और अब भी तुमने। कहते हुए वो खामोश हो गई तो वीर ने उसके सिर को चूम लिया और रूपाली आंखें बंद करके कहने लगी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मेरी कोई दोस्त नहीं है और मैं एक मंदबुद्धि बेवकूफ़ लड़की हूँ जिसे ना तो कपड़े पहनने का सेंस है ना चलने फिरने का। मुझे नहीं पता था कि शहरों में कैसे रहा जाता है और कैसे कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि कभी किसी ने ये बताया ही नहीं। उस दिन मुझे रिजेक्ट करके तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा था, बल्कि मेरे बारे में वो सब बातें बोलकर मुझे अंदर तक आहत किया था। मैं तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके पाना नहीं चाहती थी, इसीलिए जब तुमने ना कहा तो मैं बिना कुछ कहे जाने लगी, ये सोचकर कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। लेकिन तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे खाने में कुछ मिलाया और उस कमरे में तुम्हारे साथ रात भर अकेले रही, जब मुझे नहीं मालूम था कि तुम उस कमरे में हो और मैं भी नहीं जानती थी कि मैं वहाँ क्यों गई थी। मुझे बस इतना याद था कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं अपने कमरे में आराम करने आई थी, बस उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तुमने इल्ज़ाम लगाकर मुझे खुद से दूर कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट गई जब मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने नानी का घर छोड़ दिया और हॉस्टल में रहने लगी। वहाँ का स्टाफ और लड़कियाँ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया, लेकिन तुम्हारी याद एक पल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें बताने की कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे रूखे शब्दों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया और तुम भी इंडिया चले गए। 6 महीने का था वो बिल्कुल तुम्हारी तरह जब मैंने उसे खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। कहते हुए रूपाली रोने लगी। आंसू तो वीर की आंखों में भी थे, लेकिन उसने उसे कसकर अपने सीने में भींच लिया और शांत करवाने के लिए उसने भी तो अपना बच्चा खोया था। तकलीफ उसे भी थी, लेकिन कुछ गलतफहमियों के चलते उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसकी निशानी किसी के पेट में पल रही है। रूपाली खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हें पता है जब वो वक्त से पहले पैदा हुआ तो मुझे लगा मैं उसे किसी भी तरह बचा लूंगी, लेकिन उस वक्त मैं अकेली थे मिस्टर शेखावत। तुम नहीं थे मेरे पास मुझे सीने से लगाकर ये दिलासा देने के लिए कि हमारा बच्चा सेफ है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आया तो उसी समय ना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उन गुनाहों की सज़ा भी तुमने खुद ही से दूर करके और फिर मुझे उसका चेहरा भी देखने नहीं दिया। वीर ने एक लंबी सांस खींची, फिर कहना जारी रखा, तुम्हें पता है धड़कन, जब मैं तुम्हें देखने तुम्हारे हॉस्टल जाया करता था और तुम मुंह फेर कर चली जाया करती थी, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो तुम कैसे भागती हुई मेरे पास आई। मैं तुम्हारे उस एहसास को पाने के लिए बार बार एक्सीडेंट करवाने को तैयार था और अब भी हूँ। सच कहूँ तो तुम मेरे लिए क्या हो ये भी नहीं बता सकता। गलतियाँ बहुत की हैं मैंने, तुम्हें दर्द भी बहुत दिया है, जिसकी सज़ा मुझे ज़िंदगी में मिली भी है। मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ तुम अनजान नहीं हो, लेकिन दुख होता है जब तुम्हारे साथ किया गया मेरा बर्ताव मुझे याद आता है। उस दिन भी मैंने तुम्हें गलत कहा, लेकिन तुम कभी सेल्फिश नहीं बनी। उन सारी गलतियों के लिए तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ मेरी धड़कन, माफ़ कर दो मुझे, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई थी, गला रुक गया था। आंखों में भरा पानी जब रूपाली को अपनी गर्दन पर महसूस हुआ तो उसकी गर्माहट महसूस कर वो एकदम से पलट गई। उसके चेहरे को थाम कर कुछ ना बोलकर उसके माथे को अपने अधरों से छू लिया। फिर की आंखें एक झटके से खुली और वो रूपाली को देखने लगा, जिसकी आंखें बंद थी, लेकिन पलकों पर अब भी बूंदें ठहरी हुई थी और चेहरा झुका हुआ था। उसने उसे अपने आगोश में लिया और उसके सर पर हाथ रखकर उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। कुछ ना कहकर भी दोनों बहुत कुछ कह रहे थे। कस तो बहुत झेले उन्होंने, मगर मोहब्बत उतनी ही बरकरार थी। अपने बच्चे को खोने का गम तो था ही, मगर मिलकर फिर ना जुदा होने की उम्मीद भी थी। जिन बेचैनी और तड़प से जिंदगी के कुछ पल बिताए थे उन्होंने, वो उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसमें उनका रिश्ता मजबूत भी बना और अटूट भी, जो दोनों को आपस में बांधे रखा। शौर्य का कमरा। शौर्य सभ्यता के पीछे कमरे में आ गया, लेकिन अब उसकी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि सभ्यता ने गुस्से में उसकी टेबल पर रखा वाइन पी लिया था। उसके लिए ये सब नया था, इसीलिए वो टॉलरेट नहीं कर पाई और उसका सर घूमने लगा। शौर्य को याद आया कल रात वो उसकी याद में पीते हुए सो गया था, लेकिन आधी बोतल तो उसने वैसे ही रख दिया था। ना उसे छुपाया ना उसकी याद आई, इसीलिए अब वो एक हाथ से अपना सर पकड़े और दूसरे हाथ से नाखून चबाते हुए कमरे में चहलकदमी कर रहा था।
ताकि जल्दी से जल्दी सभ्यता को हैंडल कर सके। अगर बात बाहर गई तो उसकी कुटाई होना तय है। यही सोचते हुए वो जैसे ही सोफे पर बैठा, उसके ऊपर कुछ भारी सा गिरने उसने अपनी गोदी में गिरी सभ्यता को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उस लड़की ने अपने सारे संस्कार सभ्यता के साथ बेच खाए हैं क्या, जो इतने कम कपड़ों में मेरे सामने बैठी है? नहीं नहीं, ऊपर बैठी है, कहते हुए शौर्य ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे दूसरी ओर बिठाकर चादर से उसे कवर कर दिया। लेकिन सभ्यता ने भी उसे फेंक दिया और शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहने ठुमका लगाने लगी, जिसमें उसका पूरा पेट पूरी तरीके से उसके सामने था। शौर्य ने अपना गला टर किया और दांत पीसते हुए उसे एक झटके में अपने करीब खींचकर कहा, अगर तुम नहीं रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलरुबा, जस्ट स्टॉप इट। शौर्य गुस्से से चीखा तो सभ्यता की आंखों में आंसू भर आए। वो वैसे ही जमीन पर बैठ गई, रोने लगी। नशे की वजह से उसे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन शौर्य का डांटना उसे पसंद नहीं आया और वो रोने लगी तो शौर्य ने अपना सर हिला दिया और उसके पास बैठकर उसे अपने करीब खींच लिया। लेकिन सभ्यता कसमसाते हुए उससे दूर होने लगी तो उसने उसे फिर से डपटा, चुपचाप बैठो नहीं तो बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। सभ्यता अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी तो शौर्य उसे गोद में लिए उठाकर बाथरूम में चला गया और शावर चालू कर खड़ा रहा। सभ्यता को अपने शरीर पर ठंडे पानी का एहसास हुआ तो वो सहर उठी। एक तो शौर्य की वो सुकून और मजबूत बाहें, ऊपर से उसके बालों से होकर माथे पर फिसलता पानी उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। सभ्यता के हाथ एकाएक उसके माथे पर बिखरे बालों पर चले गए और वो उसे मदहोशी भरी नजरों से देखने लगी। शौर्य ने उसे नीचे खड़ा कर दिया तो वो दीवार से सट गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। शौर्य के हाथ उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। शौर्य ने झुककर उसकी ठुड्डी को चूम लिया, फिर उसके पलकों और नाक को सभ्यता के नशे में भी शर्माकर उसके सीने में सिमट गई। भीगी हुई रात है मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। सीने में कैसा दर्द है, होंठों पे कैसी प्यास है, कैसे बताएं हम तुम्हें अनजाना एहसास है। तुम जो हमारे साथ मगर जल रहे हैं हम होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम, होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। तविशी अब तक अपने कमरे में ही थी, लेकिन वो अब धनुष के कमरे में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए लैपटॉप लिए वो दिन भर उसमें बिजी रही। रात को धनुष घर आया तो हॉल में बैठी हेजल उसके गले से लिपट गई और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, हेलो हैंडसम अंकल, आप इतने देर से क्यों आए? पता है मैंने अब तक खाना नहीं खाया। बदले में धनुष ने भी उसके गाल पर किस किया और उसे अपनी गोदी में उठाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस, लेकिन अंकल को बहुत ज़रूरी काम था इसलिए देर हो गई। आपको खाना खा लेना चाहिए था ना। खाऊंगी तब ना जब कुछ मिले, मासूमियत से कहते हुए उसने उसके कान में कुछ कहा। जिसे सुन धनुष मुस्कुरा उठा। आता हूँ कहते हुए वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया तो हेजल टीवी पर कार्टून देखने में व्यस्त हो गई। वो जैसे ही कमरे में आया उसे कुछ अजीब सा लगा, जिसे इग्नोर कर वो बाथरूम में चला गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो उसे फिर कुछ खाली खाली सा लगने लगा। उसने सब तरफ नजरें दौड़ाई तो उसकी भौहें तन गई। उसने अपनी मुठ्ठियां बींच ली और दंदनाते हुए नीचे आकर सीधा किचन में घुस गया, जहां रूपाली और सभ्यता के साथ मिलकर तविशी खाना बना रही थी। वो गर्मा गर्म बड़े बनाते जा रही थी और खाते जा रही थी। वहीं रूपाली और सभ्यता खाना बनाते हुए उसे देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने दोनों को मदद करने से रोक रखा था। इसलिए वो दोनों खाना तैयार कर रही थी। खाना बन चुका था, इसलिए दोनों उसे ले जाकर टेबल पर लगाने लगी। तनुष को किचन में देखते ही दोनों बाहर निकल गए, लेकिन तविशी अपने में ही व्यस्त रही। उसकी प्रेजेंस महसूस करने के बाद भी जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो धनुष चिढ़ उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तविशी ने जैसे ही बड़ों को मुंह में डाला, दूसरी तरफ से धनुष ने अपने दांतों से उसे पकड़ लिया। अब हालत ऐसी थी कि बड़ा एक था और खाने वाले दो, तो दोनों तरफ से खींच रहे थे, जिस कारण दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए। तविशी ने बड़ा छोड़ दिया और दूर हो गई तो धनुष के भौहें तन गई। इसे नजरअंदाज कर तविशी अपने काम पर ध्यान देने लगी और धनुष उसे घूरने लगा। जब कुछ देर बाद भी तविशी खामोश रही तो वो उसकी बाजू पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, किस बात का गुस्सा है? तविशी ने अभी कुछ नहीं कहा और अपनी बाजू छुड़ा ली। धनुष ने उसके ऐसा करते ही उसे कमर से पकड़कर स्लैब पर बिठा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कड़क लहजे में पूछा, तुम्हारा सामान कहाँ है? मेरा सामान है तो मेरे पास ही रहेगा ना। कहते हुए तविशी ने उसे दूर धकेल दिया तो धनुष उसे वापस से पकड़ते हुए बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, अभी क्या अभी तुम और तुम्हारा सामान मुझे हमारे कमरे में चाहिए। कहते हुए उसकी ठुड्डी पर बाइट कर चला गया और तविशी मुंह पोंछते हुए उसे कोसने लगी। बड़े आए, मेरी मेहनत बेकार की थी ना आपने मिस्टर सूर्यवंशी, तो अब आप ही को सब कंप्लीट करवाएंगे। जब तक आप मुझे नहीं ले जाते उस कमरे में मैं तो जाने से रही। कहते हुए तविशी मुस्कुरा उठी और बड़ों से भरा बॉल लेकर वो डाइनिंग एरिया में आ गई, जहां सब लोग डिनर के लिए आ चुके थे। हेजल ने उसे देखा तो मुंह पर हाथ रख खिलखिला उठी। उसे हंसते देख पीर और शौर्य की भी हंसी छूट गई, मगर रूपाली और सभ्यता के घूरने से दोनों चुप हो गई। विशी, तुम फ्रेश होकर आ जाओ और चेहरा भी साफ कर लेना, सभ्यता ने कहा तो तविशी असमझ से उसे देखने लगी तो हेजल ने कहा, आंटी आप तो पूरे आटे से सनी हुई है, कहकर फिर हंस पड़ी। काली उसके पास आकर धीमी आवाज में बोली, विशी तेरी ठुड्डी पर ये दांतों के निशान कैसे हैं? उस गोरिल्ले ने काटा है, तविशी ने कहा, फिर अपनी आंखें मींच ली।
इस जंगली गोरिल्ले को छोड़ूंगी नहीं। कितना एम्बेरस फील करवा दिया मुझे। बीवी 5 मिनट पूरे हुए कहते हुए धनुष पॉकेट में हाथ डाला एटीट्यूड के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर धनुष के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोला, अर्ज क्या है जाने बहार, सूर्यवंशी साहब से बेशर्म तो हम भी नहीं, मगर पता नहीं क्यों मेरी धड़कन मुझसे शर्माती है। अब तुम्हें बताओ जाने बहार, मोहब्बत के आगे आखिर किसकी चल पाती है। वाह 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 कहते हुए शौर्य वीर की पीठ पर लटक गया। वहीं धनुष का मन दोनों को कूटने का हो रहा था। साले किसी न किसी तरह से हर जगह उसे ही जोड़ देती हैं और मुझे फंसा देती हैं। एक तो ये अरियल बिल्ली की तीखी निगाहें वैसे ही कत्ल करने को आतुर रहती हैं, और ऊपर से मेरे नालायक दोस्त कम दुश्मन भाई मेरी खींचने पर तुले रहती हैं। किस सोच में गुम हो जाने जिगर, कहते हुए शौर्य ने उसकी ठुड्डी पकड़ी तो धनुष उसे आंखें दिखाते हुए बोला, बेटा सामने आ, पीछे क्यों दुबका है। फिर सभ्यता से बोला, सभ्यता चाहो तो अपने हाथों की खुजली मिटा सकती हो, मैं साथ हूँ। हाँ भाई कहते हुए सभ्यता जैसे ही आगे बढ़ी शौर्य जोर से चीखा, ए दिलरुबा, इस दिल फरेब और बेदर्दी बालमा की बातों में ना आना ये बड़ा कमीना है। क्या कहा, कहते हुए धनुष उसकी ओर लपका तो वह दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गया और वहां से हीरो स्टाइल रेलिंग पर फिसलते हुए गाने लगा, ये धनुष बड़ा बेदर्दी, दिन रात सुनाए, रात दिन सताए, हाँ विशी मुक्के भी बरसाए, मेरी जाने मन को एक कितना रुलाए। ये सूर्यवंशी बड़ा जुल्मी है, रोमांटिक ना हो पाए, ये खड़ूस प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का विशी से पिट जाए। धनुष ने उसकी गर्दन पकड़कर जैसे ही मुक्का जड़ा वो बेचारगी से आगे बोला, जिसे सुनकर अब धनुष खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसकी पूरी जिंदगी है नौटंकियों से सजी है, इनके बिना वो वाकई में बहुत अकेला और बोरिंग है, लेकिन ये नौटंकी टीम उसकी मुस्कुराहट और सुकून की सबसे बड़ी वजह है। हम फिर भी इसके दीवाने हैं, प्यार जैसे कम हो जाए, ये सूर्यवंशी हमारा प्रेमी है, हम प्रेमिका क्यों ना कहलाएं। कुछ गरीब आदमी को ये अंदाज हाय पागल कर देगी इस वीर को। शौर्य अपने माथे पर हाथ रखकर बड़ी अदा से बोला, हंसते हंसते लोटपोट हेजल सभ्यता और रूपाली वीर के गले से लिपट चुकी थी। तभी शौर्य ने तविशी का हाथ पकड़कर खींचा और अपने साथ उसे भी धनुष की बाहों में समेट लिया। धनुष ने हंसते हुए बाकी सबको इशारा किया तो वो चारों भी उसके साथ शामिल हो गए। रिया घर पर नहीं थी, वो सुबह आने वाली थी अपने दोस्त के घर से। कुछ देर बाद धनुष ने सबको खाना खाने को कहा और तविशी को अपनी बाहों में उठाकर बोला, तुमसे बातें क्लियर करनी है बीवी। कहते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया तो हेजल बोली, हैंडसम अंकल आप मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। धनुष ने रुककर हेजल को देखते हुए कहा, प्रिंसेस आप खाना खाकर सो जाना, हम तुम्हारे लिए ब्रदर प्रिंस लेने जा रहे हैं ताकि तुम अकेले ना रहो। उसकी बात सुनकर वीर और शौर्य ने उससे एक दूसरे को देखा, फिर अपनी अपनी वाली को देखने लगे। उनकी उम्मीद भरी नजरों पर पानी फेरते हुए दोनों ने हथेली दिखा दी कि सुधर जाओ वरना यहीं पिट जाओगे। वहीं तविशी की आंखें बड़ी हो गई। बेशर्म आदमी कहते हुए उसने उसकी दाढ़ी खींच दी तो धनुष उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया। तविशी उसे खरी खोटी सुनाते हुए उसकी गर्दन पर दांत गड़ाने लगी। इसका कोई प्रभाव धनुष पर नहीं दिखा, बल्कि उसके चेहरे की चमक और बढ़ गई थी। कमरे में आकर धनुष सीधे बाथरूम में चला गया और तविशी को बाथटब में बिठा दिया। तविशी गुस्से से घूरती हुई खड़ी हो गई। इतना ठंडा पानी ऊपर से इसने बिना पूछे सीधा पटक दिया। सोचकर वो उसे घूरती हुई उठी और जैसे ही चलने को हुई लड़खड़ा गई। इसे संभालते हुए धनुष उसके साथ गिर पड़ा। आ मार डाला रे जालिमा पिया। तविशी ने अपनी आंखें मूंद ली तो उसके चेहरे के भाव देखकर धनुष खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। हटो कहते हुए तविश ने उसे धक्का दिया तो उसकी कमर पर बाहें लपेटते हुए वो पलट गया और अब तविश उसके ऊपर थी। अब बताओ अपना सामान हमारे कमरे से क्यों हटाया। वो उसकी नाक से अपनी नाक रब करके बोला, आपको नाराज रहना है ना तो रहिए, मुझे मनाना ही नहीं है, बल्कि अब तो आपको कमरे में भी नहीं आना। कहते हुए वो कसमसाने लगी, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकता, लेकिन तुम हो कि बार बार मुझसे झूठ बोलती हो। जानता हूँ तुम इसीलिए ऐसा करती हो ताकि मुझ पर कोई मुसीबत ना आए, इसीलिए अकेले उस मुसीबत से भिड़ जाती हो। फिर उसके चेहरे को थाम कर कहा, जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज़ बार बार बातें छुपाकर मुझे तकलीफ देना बंद करो विशी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। फिर करते रहना अपनी मनमानी। तनुष ने आखिर में नाराज़गी से कहा तो तविशी ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे, जिनमें कई तरह की भावनाएं थी, मगर सबसे ऊपर था भरोसा, प्यार और परवाह। तनुष उसे लिए कमरे में आ गया। दोनों अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गए। तविशी ने उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली तो धनुष ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। अभय शिमला से जा चुका था और रिया भी उसे भूलकर अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन 2-3 दिन में उसका व्यवहार पूरी तरह से बदला हुआ था। वो बात बात पर चिड़चिड़ी जाती और पूरा दिन कमरे में सोए हुए ही गुजार देती। धनुष, वीर और शौर्य ऑफिस से और घर से सेटअप में बिजी थे क्योंकि वो दिल्ली शिफ्ट हो रही थी। सबको साथ रहना था, इसीलिए सब कुछ अच्छे से मेंटेन करना था। मुक्ता जी और अपर्णा जी को लेकर मानवी जी पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। आखिर अब जाकर उन्हें सुकून से अपने बच्चों के साथ रहने को मिला था, इसीलिए वो पहले ही वहां पहुंच गई थी। सब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी तविशी, रूपाली और सभ्यता रिया के कमरे में आई। जब वो बेड पर उल्टा लेटी अपने मोबाइल को घूर रही थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी बहनें उसकी हर हरकत को नोटिस कर रही हैं। व्हाट हैपन रिया बेबी, 2-3 दिन से यू आर वेरी दुखी, तविशी ने उसके पास आते हुए कहा तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी।
नो रिया, आई एम ठीक, बस आई एम ऐसे ही थोड़ा सैड हूँ। रिया नजरें झुकाते हुए बोली तो तीनों उसके पास बैठते हुए बोली, अब बता क्या बात है। उसकी इस बात पर रिया उनसे लिपट कर रोने लगी। ए सूर्यवंशी, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे रो क्यों रही है? सभ्यता ने पूछा। रूपाली परेशानी से बोली, किसी से कुछ बात हुई है क्या? तू बच्चा ठीक तो है ना? क्यों रो रही है, बताएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है? रिया रोती रही तो तविशी ने कहा, अगर किसी से बहस हुई है तो मैं तुम्हारे भाइयों को बता देती हूँ। भाइयों का नाम सुनकर या जल्दी से नावे सर हिलाते हुए बोली, नो नो दी, ऐसी कोई टॉक नहीं है। वो बस ऐसे ही कहते हुए उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो तीनों एक साथ बोल पड़ी, क्या तुझे किसी से प्यार हो गया है? रिया हैरानी से उन्हें देखने लगी तो तीनों मुस्कुराने लगी और रिया शर्मा उठी। उसके गाल लाल देख तविशी ने पूछा, कौन है वो यहाँ नहीं है। कहते हुए रिया ने नाम में सर हिला दिया तो सभ्यता याद करते हुए बोली, कहीं ये वही तो नहीं? रिया हल्का सा मुस्कुरा उठी तो सभ्यता ने तविशी और रूपाली को सब बता दिया। वैसे लड़का अच्छा है, जानती हूँ उसे, तविशी ने कहा तो रिया बोली, दी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और वो स्टूपिड पता नहीं कहाँ चला गया है। तो चिंता मत कर, हम लोग ढूंढ लेंगे। और हाँ, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तेरा ट्रांसफ़र भी हो गया है, तो अब तैयारी कर ले, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तविशी ने कहा और उसे आराम करने का कहकर बाहर निकल गई। फिर वापस आकर तविशी बोली, नाम क्या है? रिया शर्माते हुए अब है। नाइस नेम कहते हुए तविशी उसके सर पर हाथ रखकर चली गई और जैसे कमरे में आई देखा धनुष गहरी नींद में सो रहा था। उसने धीरे से उसका मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर निकल आई जहाँ रूपाली सभ्यता खड़ी थी। उसने पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट ढूंढा, तब जाकर उसे अभय का नंबर मिला, जिसे देख तीनों हाई फाइव करते हुए हंस पड़ी। फिर चुप होकर अपने अपने कमरे में चली गई। वहीं अपने फ़ोन में तविशी का मैसेज देखकर रिया की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने अभय का नंबर भेजा था। उसकी बहनें और भाई उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने देते, क्योंकि बल्कि नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। उसने नंबर सेव किया और आंखें बंद कर लेट गई। अगली सुबह सब दिल्ली पहुंच चुके थे, जहां मुक्ता जी, अपर्णा जी और मानव जी पहले से मौजूद थी। रिया ने दिल्ली आने से पहले नमन का नंबर लेकर उससे बात की थी तो पता चला कि अभय दिल्ली में है और रिया से मिलना चाहता है। इसीलिए वो उससे मिलने एक पार्क में आई थी, जहाँ अपने सामने की बेंच पर पीट किए बैठे एक कपल को वो कब से घूरे जा रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो कब से उस रफर के लिए परेशान है और ये लड़का लड़कियां घुमा रहा है। वो गुस्से से उठी और जाकर उस लड़के के पीठ पर एक मुक्का जड़ दिया, जिससे लड़का संभल नहीं पाया और सामने बैठी लड़की के ऊपर गिर गया। जिस लड़की उस पर भड़कते हुए बोली, ए अंधी होके दिखाई नहीं देता इडियट। फिर लड़के से कहा, चानो तुम ठीक हो ना? रिया गुस्से से आग बबूला होती तो पहले से ही ऊपर से उस लड़के के ऊपर देखकर वो भड़क गई और दंस कसते हुए बोली, जानू तेरी जान ना निकाल दी तो मेरा भी नाम रिया नहीं, चुड़ैल भूतनी डायन। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे जानू कहने की, और तुम अभी बेशर्मों की तरह उससे क्या चिपकते हो? कहते हुए उसने लड़के को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, तुम? लड़का हल्की मुस्कान लिए बोला, हाँ मैं। क्यों, अभय समझ रही थी? रिया चुप खड़ी तो लड़का उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अभय समझकर इतना सब कह दिया? अब तो पूरा यकीन हो गया कि तुम मुझसे शट अप, कुछ भी बोले जा रहे हो। लड़का हंसने लगा, क्या यार रिया, खुद की फीलिंग से कितना भागोगी यार, जाकर कह दे उससे, नहीं तो कुछ कुछ होता है। मैं काजोल का हाल जैसे हुआ था ना, वैसे तुम दूसरी काजोल मत बन जाना। 2-4 मुलाकातों में प्यार नहीं होता। यानी नजरें चुराते हुए कहा, प्यार के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। फिर तो तुम मुझसे 2-4 बार मिल भी चुकी हो। कहते हुए वो उस लड़की को लेकर चला गया। रिया सोच में पड़ गई। जाते हुए लड़की बोली, मैंने नाटक अच्छा किया ना? लड़का उसके कंधों पे हाथ रखकर खुद के करीब करते हुए बोला, नाटक में भी खुद जल रही थी, अगर सच में कोई लड़की करीब आई तो? लड़की उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, जान से मार दूंगी सब। अब लड़का हंस पड़ा, उसके साथ लड़की भी। ये अभय और नमन का दोस्त था, जो कि अभय के साथ ही रहता था। नमन ने उसे कहा था ये सब करने के लिए, इसलिए उसने पार्क बुलाया था। रिया का घर आकर अपने कमरे में बैठी किसी सोच में डूबी थी, जिससे बाहर आते हुए वो खुद से बोली, कॉल करूं? ये क्या, कितना अजीब लगेगा। नहीं, कर लेती हूँ। नहीं, अगर पहले से करूंगी तो भाव खाने लगेगा, वैसे भी बहुत अकड़ू है। एक काम करती हूँ, मैसेज करती हूँ, वैसे भी मेरे नंबर वो पहचान नहीं पाएगा। ये बेस्ट आइडिया है। कहते हुए उसने अभय के व्हाट्सएप नंबर पर हाई का मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया और मैसेज तुरंत ही सीन हो गया, जिसे देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन कुछ पल के लिए ही उसे लगा था कि अभय मैसेज का रिप्लाई करेगा, लेकिन वो तो देखकर निकल गया। मगर अनजान को कैसे रिप्लाई देगा, सोचकर फिर से मैसेज किया। अब भी सीन हुआ तो उसने 2 बार ऐसे ही किया, लेकिन कोई जवाब ना आता देख उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। ऐसे ही 3 दिन हो गए। रिया रोज हेलो टाइप करके मैसेज करती, लेकिन सीन होने के बाद भी अभय रिप्लाई नहीं करता। आज रिया को सुबह से मैसेज करते हुए शाम हो गई, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आया तो वो रोने लगी। क्या वो इतना पत्थर दिल है कि मेरे एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता? कम से कम ये तो पूछ सकती है ना कि मैं कौन हूँ, उससे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। कहते हुए वो रोने लगी, तभी उसका फ़ोन बजा। रिया ने देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि अभय का मैसेज था। उसे खोलकर देखा तो हेलो मेंटल गर्ल लिखा था। रिया बस हैरानी से देखती रही। उसे पता कैसे चला कि ये नंबर मेरा है और सब जानता था, तो पहले से रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो एक थप्पड़ वाला इमोजी सेंड करते हुए बोली, अकड़ू, पत्थर, पहाड़, चट्टान,
अभय ने गाल पर हाथ रखने वाला इमोजी भेजा, फिर हंसने लगा। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा नंबर है? रिया ने पूछा तो अभय ने टाइप किया, ये मेरा प्राइवेट नंबर है जो प्रोफेसर सूर्यवंशी के अलावा किसी के पास नहीं है। मेरी जगह कोई और भी हो सकता था। रिया ने पूछा तो अभय ने टाइप किया, कोई और होता तो कॉल करता, मैसेज नहीं। मुझे इतने दिन से सता रहे थे, तुम कितने कमीने हो। शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसे सताते हुए? शर्म पहली बार सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से। तुम्हें इसका मतलब भी पता है क्या? रिया ने मुक्का चढ़ने वाला इमोजी भेजा तो बदले में अभय ने दिल पर हाथ रखने वाली इमोजी भेजी। रिया के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। तभी एक और रिप्लाई आया, शर्मा क्यों रही हो? रिया ने आंखें बड़ी करते हुए टाइप किया, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। देखा, अब तो आंखें भी बड़ी हो गई। मैडम कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास। अभी अब सच बताओ ना, कहाँ हूँ? खिड़की खोलो, अगर ये झूठ हुआ तो कसम से जिंदगी में तुम्हारी शक्ल किसी को देखने नहीं दूंगी। कहते हुए उसने जैसे ही खिड़की खोली तो सामने दिखकर उसके हाथ से मोबाइल छूटकर गिर गया और वो चीख पड़ी। सामने अभय खड़ा था, 3 पीस सूट पहने, हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लिए जो उसे और आकर्षक बना रहा था। एकदम हीरो लग रहा था। तो वही एक तरफ मुस्कुराते हुए धनुष तविशी के साथ पूरी फैमिली खड़ी थी। अभय मुस्कुराकर आते हुए बोला, आई लव यू चिक चिक चुड़ैल। रिया आई लव यू टू कहते हुए सीधे खिड़की से नीचे कूद पड़ी, क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही मेंटल गर्ल कहते हुए अभय फूलों को ऊपर की तरफ उछालकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वीर अपनी शायरी ले आया। अर्ज किया है जाने बहार, प्यार इश्क और दोस्ती के अफसाने, हमने मिलकर किए खूब कारनामे। इस इश्क में सूर्यवंशी साहब भी बने परवाने, मगर मेरी धड़कन और इस गरीब आदमी के दिलरुबा के हैं अलग ही बहाने। अब शुरू हुई स्टूपिड और मेंटल की मीठी तकरार, जो मिलकर लिखेंगे नए फसाने। सब लोग हंसने लगे, पर धनुष ने तदविशी और हेजल को अपनी बाहों में ले लिया। वहीं वीर ने रूपाली को तो शौर्य ने सभ्यता को, जिन्हें देख बड़े बुजुर्ग उनकी बलाएं लेने लगे। रिया तो दुनिया से बेखबर बस अभय की निगाहों में खोई हुई थी। मेरी तलब, मेरी आरज़ू, ख्वाहिश नहीं, चाहत नहीं, जुनून है तू। मेरे हर दर्द की राहत है तू, परछाई ही नहीं मेरी आहट है तू मेरे जीने का वो जरिया है जिसका तलबगार हूँ मैं। कैसे कहूँ मिसेस सूर्यवंशी, सिर्फ जान नहीं बल्कि मेरी ना छूटने वाली आदत है तू। अब रंग लाएगा तेरा इश्क मेरा जुनून की, अब हर पल तेरे साए में है तू। धनुष ने जुनून भरी निगाहों से तविशी की आंखों में देखते हुए कहा तो तविशी उसके सीने में छुप गई। अब हेजल को अपने गोद में उठाकर वीर ने रूपाली को अपने करीब कर लिया। तो शौर्य ने भी मुझ गरीब आदमी को करोड़पति मिली है कहते हुए सभ्यता को अपनी बाहों में उठा लिया। तो उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। समाप्त।